क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? तो देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का जो है विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि ये इसको जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब लाया था? 1878 ईस्वी में। किसको लाया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया था और ला करके ये साबित करना चाहता था कि जो भी भारतीय प्रेस था उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था इसको ला करके। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाना था और अधिनियम के अनुसार भारतीय समाचार पत्र ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते थे जो अंग्रेजी सरकार के प्रति दुर्भावना प्रकट करता हो। और सरकार ऐसा समाचार पत्र जो छापता था उसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार ऐसा समाचार छापने वाले अखबारों के संपादकों से बॉन्ड लिखवा सकती थी और उनसे जमानत भी ले सकती थी। इस कानून द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण लगाया गया। देखिए, प्रेस पर अगर कठोर नियंत्रण नहीं लगाता तो इससे क्या साबित हो सकता था? फिर से वही जो है प्रक्रिया जो कि लोगों को विवाद में फंसाना, ये झूठे-झूठे इधर की बात उधर करना, तो इसे जो है प्रतिबंध लगाया गया और कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इस पे कठोर से कठोर प्रतिबंध नहीं लगाता तो फिर इसको बहुत जा कर के दिक्कत होता। और इस प्रतिबंध से बचने के लिए प्रकाशकों को अपने लेखों की समीक्षा करवानी आवश्यक थी। देखिए, जो भी अपना स्क्रिप्ट लिखता है उसको अगर समीक्षा नहीं कराया जाता तो उससे दिक्कत हो सकता था। तो जो भी प्रकाशक जो है अपने जो लेख लिखता था उसको समीक्षा कराता था और भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम को जो है सबसे कड़ा विरोध किया। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। इसे आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीक़े से याद कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है, क्वेश्चन नंबर 2 है, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा? ये जो छापा खाना है यूरोप कैसे पहुंचा? तो 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया तो वह अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता आया। ये जो है चीन से ही लेकर के आया था, चीन में प्रचलित था। कौन था? तो वुड ब्लॉक जो है वहाँ पे छपाई होता था, उसको जो है लेकर के चला आया और इससे हस्तलिखित पांडुलिपियों, इस हस्तलिखित होता क्या? जो हाथ के द्वारा जो लिखा हुआ होता है, जो हाथ के द्वारा लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हस्तलिखित बोलते हैं। तो ये जो है हस्तलिखित पांडुलिपियों के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक विकसित हुई और यह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इटली से आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो छापा खाना का जो आरंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था? इटली से आरंभ होकर के ये जो है यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई थी। क्या? छापा खाना यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गए थे। तो ये छापा खाना यूरोप से कैसे पहुंचा? सबसे पहले मार्को पोलो ने इसको जो है इटली में वापस लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है। इसे आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि को जो है उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो छापा खाना के पहले भोजपत्र तथा पहले भोजपत्र या हाथ से बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तकें तैयार की जाती थी। ये जो है सबसे सुंदर जो है पुस्तक लिख कर के तैयार करता था और इसको फिर क्या करता था? इसको जो है आगे आगे जो है इसको भेजता था, है ना? इन्हीं पुस्तकों को हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। और इससे क्या होता है? इनके किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से सुसज्जित किया जाता था और इनके पन्नों को सिलकर जिल्द चढ़ा दी जाती थी जिससे वे सुरक्षित रहती थी। देखिए, कोई भी पुस्तक को हम लोग जो है उस पे जब जिल्द लगा देते हैं
तो पुस्तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए उसको जो है किनारों पर बहुत बहुत सुंदर सा चित्र लगा दिया और उसे जील चढ़ा दिया ताकि वो बहुत सुंदर लगे। पांडुलिपि बनाने की विधि कठिन और महंगी थी। ये जो पांडुलिपि बनाने की विधि थी, क्या थी, कठिन और महंगी थी। और यह जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्षेत्रीय भाषाओं, अरबी तथा फारसी में ऐसी असंख्य पांडुलिपियों को जो है तैयार की गई थी। और पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने तथा प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम आदमी के पास जो है पहुँचने से बाहर होती थी। मतलब कि यह आम आदमी के पास नहीं पहुँच पाता था। क्यों? क्योंकि पांडुलिपियों की लिखावट होती थी बहुत कठोर होती थी और ये उपलब्ध नहीं होने के कारण आम आदमी के पास यह नहीं पहुँच पाता था। तो ये जो है इसकी उपयोगिता कहाँ-कहाँ की है और पांडुलिपि क्या है, इसे अच्छे प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस विकास किया और इस मशीन में पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था और पंच को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था और सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातुओं की आकृतियों को ढाला गया था। जो धातु था उसको उसके आकार में क्या किया गया था, ढाला गया था और उसके आकार में ढाल करके इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था भी की गई और इस प्रकार मुद्रण यंत्र का विकास हुआ। तो मुद्रण यंत्र का विकास कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था इसको। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। कैसे किया था? तो जो जैतून जो पेरने का जो मशीन होता था उसी को आधार बना लिया था। किसको आधार बना लिया था? तो जो जैतून पेरने का मशीन होता था उसको आधार बना लिया और उसको आधार बना करके प्रिंटिंग प्रेस जिस तरह से करता था उसी तरह से पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था और उसको घुमा घुमा करके जो है प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था जिससे सांचा सांचा का उपयोग जो है कर लेता था और धातु की आकृतियों को उसके रूप में क्या करता था, ढालने का कार्य करता था और उसके बाद में उसी तरह से घुमाते गया, उस व्यवस्था को अपना लिया और अपना करके उसे ढालते गया और जिस उसी से फिर जो है मुद्रण यंत्र का विकास हुआ था। तो मुद्रण यंत्र का विकास कैसे हुआ? तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सभी जानकारी आपको दे दिया गया है और यह जो डेफिनेशन दिया गया है बहुत अच्छे तरीक़े से तैयार किया गया है। याद करने में आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको एग्जाम में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रेस की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली रहा था। देखिए, ये स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका इसलिए प्रभावशाली रहा क्योंकि ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा था और यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रादेशिक क्षेत्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, खेल कूद, मनोरंजन की सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है और यह सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, प्रेस एक प्रकार से ये क्या करता है, तो ये जनता के लिए कार्य करती है और सरकार के लिए भी कार्य करती है और इसे चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। किसको? प्रेस को। प्रेस को चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रादेशिक क्षेत्र जितने भी क्षेत्र हैं इसकी घटना जो भी घटते हैं और कह सकते हैं सरकारी नीतियों, खेल कूद, मनोरंजन सभी की सूचना जो है इसकी माध्यम से, प्रेस के माध्यम से दी जाती है। तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो है भारत में जो स्वतंत्र प्रेस है इसकी भूमिका बहुत बहुत प्रभावशाली है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोगों के पास जो है सूचना पहुंचती है।
तो आप लोग जो है आज आप लोग के लिए ये 5 क्वेश्चन तैयार किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और वीडियो लोड कर दिया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।